बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSS वर्चुअल एकेडमी। मोहतरम सामीन, मर्द व ख़वातीन हज़रात और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा डेमो लेक्चर है और ये लेक्चर हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे पे मुनहसर होगा कि ऐसे को हम कैसे कर्टेल करें, ऐसे को हम कैसे अटैम्प्ट करें। ऐसे के मुतालिक हमारे जो तलबा व तालिबात हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, शाहिदर रहते हैं कि शायद ऐसे कोई अलग किस्म का एग्ज़ाम है। ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे एक BA लेवल का एग्ज़ाम है जो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ये इम्तिहान लिया जाता है। ये हमारे पड़ोस में इंडिया में ये एग्ज़ाम लिया जाता है, ये इंग्लैंड में एग्ज़ाम लिया जाता है, ये अमेरिका में एग्ज़ाम लिया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उनके पास भी हैं, लेकिन हमारे पास मसला ये है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो तलबा व तालिबात हैं, उनको इस तरह हिरासा किया गया है कि ये जो CSS है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, शायद ये अलग किस्म के एग्ज़ाम्स हैं जिसका आपकी पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम BA पढ़ते हैं तो हम CSS या जितने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम तैयार हो चुके होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हमारी गाइडलाइन न होने की वजह से हम तैयारी फुल नहीं कर सकते और फिर हमें CSS के लिए ग्रेजुएट होने के बाद अलग से तैयारी करनी पड़ती है, अकेडमीज का रुख करना पड़ता है, टीचर्स का रुख करना पड़ता है। तो आज मैं आपको सादा और सिंपल अल्फाज में CSS के ऐसे को अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा कि ऐसे को हम किस तरह अटेम्प्ट करें। पहली बात याद रख लें, ऐसे का कोई भी ट्रेंड नहीं होता, क्योंकि ऐसे के ट्रेंड की ही वजह से हम महदूद हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टॉपिक्स को याद करने की कोशिश करते हैं, अपने टीचर्स के बताए हुए टॉपिक्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो फिर जब आउट ऑफ ट्रेंड कोई न्यू टॉपिक हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते, हम फेल हो जाते हैं। तो ऐसे का मतलब ये नहीं है कि ये आउट ऑफ रेंज है या आउट ऑफ ट्रेंड है। आपको ऐसे लिखना आता है, वो जिस भी टॉपिक पर दें आप उस पर लिखें, क्योंकि ऐसे का मतलब होता है नेचुरल फ्लो। आपकी जो नेचुरल राइटिंग है, आपका जो नेचुरल इंस्पायरेशंस हैं, आपके अंदर जो नेचुरल ब्यूटी ऑफ राइटिंग है, नेचुरल ब्यूटी ऑफ थिंकिंग है, आप उसको जाहिर करते हैं ऐसे में। तो ऐसे ये कभी भी नहीं हो सकता कि इस टॉपिक पे मैंने रट्टा नहीं लगाया, ये टॉपिक हमें टीचर ने पढ़ाया नहीं, या इसकी हमने आउटलाइंस बनाई नहीं है, इस पे मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए ये फलां ऐसे में अटेम्प्ट नहीं कर सका। अगर ये फलां ऐसे आ जाता तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लेता। ये बिल्कुल रफ मेथड है ऐसे को लर्न करने का। ऐसे का मतलब है हमारे अंदर इतनी एबिलिटी प्रोड्यूस हो जाए कि ऐसे किसी भी किस्म का आ जाए तो उसको हम अटेम्प्ट कर लें, अपने नेचुरल फ्लोज के साथ हम उसको अटेम्प्ट करें। तो आज हम सीखेंगे कि ऐसे का अटेम्प्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें दरकार हैं। सबसे पहली फर्स्ट एंड मोस्ट जो चीज है वो ये है कि ऐसे जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ऐसे को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऐसे का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत होती है, उसको कहते हैं आउटलाइन। मेरे प्यारे शागिर्दों, ये बात आप अपने जहन में रख लें। आउटलाइन जो होती है ये हमारे ऐसे की खूबसूरती है। जो स्टूडेंट आउटलाइन सही बना लेता है वो अपने ऐसे को पास कर जाता है, क्योंकि आउटलाइन जो है ये रीडर को, चेकर को ये बताती है कि ये ऐसे किस तरह का लिखना चाहता है, इसके अंदर नेचुरल कमेंट्स किस तरह के हैं, ये इस टॉपिक को कितना गहराई से समझता है। तो पहली बात यह है कि आपने आउटलाइन अच्छी बनानी है, इसके लिए आपको मालूमात चाहिए।
मालूमात कहाँ से आएगी? मालूमात आएगी हम जो बचपन से लेकर पढ़ रहे हैं, अखबारात पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, और उसके अलावा सोशल मीडिया हम जो यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ हम बुक्स का जो मुतालिया करते हैं, यहाँ से हमें मालूमात मिलेंगी। ये मालूमात हमने वहाँ उतार देनी है, तरतीब के साथ उतारने को हम कहते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन लिखने का भी तरीका है, लेकिन पहला जो फर्स्ट स्टेप है ऐसे को अटेम्प्ट करने का, वो है आउटलाइन। और जो सेकंड नंबर स्टेप है ऐसे को अटेम्प्ट करने का, वो है उसकी बॉडी, या दूसरे अल्फाज में आप उस कह सकते हैं कंपोजिशन, कि उसको कंपोज कैसे करना है। ऐसे हम बना तो लेते हैं, उसकी बॉडी हमने कैसे बनानी है, ये ऐसे जो है इसके 2 स्टेप्स हैं। अब इनको हम वन बाय वन सीखेंगे कि आउटलाइन कैसे बनती है, या उसके बाद हम सीखेंगे कि ऐसे के कितने किस्म होते हैं, और आर्गुमेंटेटिव किस तरह का होता है, कंपेरेटिव किस तरह का ऐसे होता है, या नैरेटिव ऐसे, ये हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हमने जो आज फोकस देना है कि ऐसे का जो ग्राउंड वर्क वो क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है जो स्टूडेंट्स को इतना परेशान रखती है। कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, जो आज मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, उनको मैं बस ये एक बात बताता चलूं कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ये 2-3 महीने के इस कलील अरसे में आप ऐसे को अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे। ऐसे के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी आपके काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो ऐसे है ये 360 एंगल्स पे मूव करता है। तो हमने जो ऐसे पढ़ना है 360 एंगल्स का पढ़ना है। किसी भी एंगल से अगर ऐसे हमारे पेपर में आ जाता है तो हम उसको किस तरह अटेम्प्ट करें। हम किसी मटेरियल की बात नहीं करेंगे, मटेरियलिज्म की जानिब हम नहीं जाएंगे कि ये चीजें पढ़ लेने से आपका ऐसे हो जाएगा, ये चीजें अगर आपको आती तो आप ऐसे कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी है। एबिलिटी पैदा करने के बाद फिर आप बुक्स पढ़ते जाएं, न्यूज़पेपर पढ़ते जाएं, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते जाएं, वर्ल्ड टाइम के आप मैगजीन पढ़ते जाएं, या किसी भी आप टीचर के पास आप सीखते हैं, उसको चेक करवाते हैं, लिखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, आप जो दिल चाहे करते जाएं। लेकिन सबसे पहले आपको ऐसे का ग्राउंड वर्क आना चाहिए कि ग्राउंड वर्क क्या है। तो याद रख लें, ग्राउंड वर्क को सीखने के लिए कोई ज्यादा मुशक्कत की जरूरत नहीं है, आप कंसिस्टेंसी दरकार है। मैं आज आपको रिक्वेस्ट करता जा रहा हूं कि जो कैंडिडेट्स पढ़ना चाहते हैं सिर्फ वो मेरे साथ रहें, ताकि आपका भी वक्त जाया ना हो, मेरा भी वक्त जाया ना हो। क्योंकि ऐसे जो है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये एक दिन की खेल नहीं है, ये 10-15 दिन की खेल नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको मैं 3 महीने में इंशाल्लाह ऐसे का जो पूरा मफहूम है ये क्लियर करा दूंगा। आपको मुख्तलिफ किताबों से, या मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं, या जिस तरह के इंग्लिश राइटर्स हैं, या हमारे पाकिस्तान के जो रिकमेंडेड राइटर्स हैं, जो एफपीएससी के रिकमेंडेड राइटर्स हैं, या उनकी जो बुक्स हैं, वहां से मैं आपको ऐसे अटेम्प्ट करवाऊंगा, मैं आपके साथ साथ करता जाऊंगा। तो आप देखते जाए कि ऐसे को कैसे करते हैं। फिर उसके अलावा अगर मुमकिन हो सका तो मैं आपके सामने जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो ऐसे का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिनके ऐसे फ्लाइंग कलर्स से अटेम्प्ट हुए हैं, वो ऐसे पेपर भी मैं आपके सामने लाऊंगा कि उन कैंडिडेट्स ने वो पेपर कैसे अटेम्प्ट किए हैं, कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने नज़र में रखा है, और कौन कौन सी एंगल्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको आप नज़र में रखेंगे, आप रीडर को अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं आउटलाइन की जानिब। ये आउटलाइन जो है ये एक सिंपल सी एक मेथोडोलॉजी है किसी भी ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए, किसी भी मजमून के बारे में अपने ख्यालात को जाहिर करने के लिए। तो मिसाल के तौर पर मैं, आप कोई भी मुझे टॉपिक दे दें, मैं आपको उसके बारे में आउटलाइन बनाना सिखाता हूं। तो आप कोई भी टॉपिक ले लें, जिस तरह हमारे पिछले आया था इस पेपर में बहुत सारे ऐसे आए थे, तो उसमें ये भी था बॉय मैन विल बी मैन, शायद इस तरह था, या बॉय विल बी
वो आए। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था, या था दूसरा और भी इस तरह के टॉपिक्स थे जो मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहे। तो हम उन टॉपिक्स को अपने नैरेटिव से बयान करेंगे, उनकी हम आउटलाइन बनाएंगे। तो आइए अब हम आउटलाइन बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक टॉपिक है करप्शन एंड इट्स कॉजेज। ये हमारे पास एक आसान सा टॉपिक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको, ये जो टॉपिक है ये दो हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले है करप्शन। करप्शन क्या चीज है। दूसरा नंबर है इसकी कॉजेज। तो कौन कौन से काज हैं, ये करप्शन क्यों होती है। अब हम इस पे आउटलाइन बनाएंगे। आप देखते जाइए इस पे आउटलाइन कैसे बनती है। आउटलाइन आप मुख्तलिफ तरीकों से भी बना सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है, सबसे बेसिक ग्राउंड वर्क है, वो ये है कि आप सबसे पहले इस पे क्या करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेंगे उसके बाद आप इस पे कोई भी वर्क कर सकते हैं। आप इसकी आउटलाइन को बेहतर नमूने से लिख सकते हैं, आप इसकी कंपोजिशन भी कर सकते हैं और आप इसको पास भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, करप्शन एंड इट्स कॉजेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करप्शन के बारे में हम सोचेंगे कि कौन कौन सी चीजें करप्शन की वजह से पैदा होती हैं या कौन कौन से नुकसानात पैदा होते हैं, किन लोगों को करप्शन की वजह से फायदा होता है, वो करप्शन से अपना दिफा करते हैं। तो आइए, करप्शन क्यों होती है। करप्शन होती है, अच्छा, इलिटरेसी, आप यूं कह सकते हैं। और कोई रीजन आप बता सकते हैं करप्शन का। करप्शन होती है जब नेपोटिज्म बढ़ जाए, अपनाइप जब बढ़ जाए, जब लोग अपनों को ज्यादा तरजीह दें, फेवरेटिज्म बढ़ जाए, तो तब भी करप्शन होती है। उसके अलावा करप्शन होती है जब पॉवर्टी हो। करप्शन होती है जब नो लॉ एंड फोर्स इम्प्लीमेंटेशन। जब लॉ और फोर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब करप्शन होगी। और रीजन बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। अच्छा, तो और भी हम इनके रीजंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जब हमारे अंदर नेशनलिज्म नेशनलिज्म कम हो जाएगी तभी करप्शन पैदा होगी। या जब हमारे अंदर हमारी तरबियत, जब हमारी अखलाकी तरबियत नहीं होगी, रूहानी तरबियत नहीं होगी, तभी करप्शन होगी। जब एलाइट एंड लोअर क्लास या मिडिल क्लास के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो तब भी करप्शन होगी। तो करप्शन के बहुत सारे कॉजेज हैं जो हम यहाँ बयान कर सकते हैं। इस तरह करप्शन जो है, फिर उनको कर्टेल करने का क्या तरीका है, उनको खत्म करने का क्या तरीका है, हम वो भी यहाँ लगा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम,
improve literacy rate, और उसके अलावा पॉजिटिव यूज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का हम अगर सही इस्तेमाल करेंगे तब भी हम करप्शन को खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम राइट्स एंड हुकूक वक्त पर देंगे, प्रोविजन ऑफ राइट्स, जब हम हुकूक शहरियों के बराबर देंगे तो तब भी हम करप्शन को खत्म कर सकेंगे। स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, जब हमारे पास सख्त एहतसाब का निज़ाम होगा तो तब भी हम करप्शन को काबू कर सकेंगे। तो इस तरह हम करप्शन के बहुत सारे काजेज पे हम बात कर सकते हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन ये मेरे पास जो है ये तकरीबन 12 से 13 फीचर्स हैं करप्शन के। अगर मैं इस पे आउटलाइन बनाऊंगा तो मैं आसानी अपने ऐसे को 2500 वर्ड्स तक 3000 वर्ड्स तक ले जा सकता हूं। अब ये जो है इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। याद रख लें, जब भी आपने किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, डिस्कशन करनी है, उसको आपने क्या कर उस पे आपने वर्क करना है, अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहला जो काम करने का है वो ये है कि आप उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ये वाला ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका है। तो हम जब क्वेश्चन पेपर में बैठे होंगे, एग्जाम में बैठे होंगे, तो तब भी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह करनी है। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कैसे करेंगे? वो हम अपनी जो आंसर कॉपी होगी, आंसर शीट होगी, उसके लास्ट पेज पर हम इस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? इनको तरतीब देंगे। तरतीब इस तरह देंगे कि जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पहले रखेंगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉजेज हैं, रीजंस हैं, उसको हम बाद में रखेंगे। इस तरह हम इसकी तरतीब देंगे तो ये हमारी बाद में आउटलाइन बनेगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मुकम्मल आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा। ये जो है इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी होती है। जब आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं तो आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। आप कोई भी पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे इस्लामियात का हो, करंट अफेयर्स का हो, पाकिस्तान स्टडी का हो, या इस्लामियात का हो, कोई भी पेपर हो, आपका कंपलसरी पेपर हो या आपका ऑप्शनल पेपर हो, ऐसे का पेपर हो, जब तक आप उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, आप उसको हल नहीं कर सकेंगे। ये आपके प्रीव्यूज होती हैं जो आप उस टॉपिक के बारे में कलेक्ट करते हैं, उनको आप रखते हैं, फिर उनको आप तरतीब देते हैं। तरतीब देने के बाद फिर उनको आप लिखते हैं। लिखने के बाद उनके अंदर खूबसूरती पैदा होती है। फिर मोतियों की तरह आप उनको बिखेरते जाते हैं, तरतीब बनती जाती है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि हम इस तरह अपने जो ऐसे को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ऐसे पे जब अगर हम 5 से 10 दिन तक अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जहन में आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला ये आउटलाइन बनाने का तरीका है। तो मैं आपको अपनी क्लासेस में होमवर्क भी दूंगा, असाइनमेंट भी देता रहूंगा कि फलां जो है ऐसे या फलां टॉपिक पर आपने आउटलाइन बनानी है या उस पर आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। आज तो मैंने सिर्फ आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग सिखाई है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का ये तरीका है। उसके बाद हमने अब आउटलाइन पे जाना है। तो इनको फिर हम क्या करेंगे? तरतीब से लिखते जाएंगे और इस तरह ये हम आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बनाने का भी तरीका है कि आउटलाइन में हम वर्डिंग किस तरह करनी है। तो इस आउटलाइन में हम दो तरह आउटलाइन बनाते हैं। पहली बात तो हम फ्रेजल वर्ड यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ड यूज करते हैं। दूसरे हम सेंटेंस यहाँ यूज करते हैं। ये दोनों हम तरीके यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके बेहतर हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका या ज्यादा जो क्या कहते हैं एपिक मेथड वो यही है कि हम सेंटेंस मेथड को यूज करें। सेंटेंस बनाएं अपनी आउटलाइन में
और उसके बाद फिर हम उसकी बॉडी पे चले जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे सेंटेंस के बॉडी, ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है इसको आउटलाइन में हम कैसे उतार सकते हैं, हम इनको सेंटेंसेस में आउटलाइन को कैसे लिखेंगे, या हम फ्रेजल लैंग्वेज में आउटलाइन को कैसे लिखेंगे। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक ज़रूरी बात मैं आपसे करता चलूँ कि आप मुझसे ज़रूर सवाल करेंगे कि हम कौन कौन से बुक पढ़ें, किन बुक को हम फॉलो करें, कौन सी रिकमेंडेड बुक हैं। मेरे तमाम शागिर्दों, रिकमेंडेड बुक जो है हमारे पास वही हैं जो हमारे एफपीएस ने रिकमेंड की हैं। तो हमारे पास भी वही बुक हैं, वही हमें पढ़नी चाहिए। अगर आप कुछ के नाम सुनना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ मशहूर बुक्स के नाम बता देता हूं, तो आप उन बुक्स को बेशक पढ़ते जाइए। तो हमारे पास जो हमारे एफपीएससी वेबसाइट पर जो रिकमेंड की गई बुक्स हैं उनमें से एक ये बुक है। ये इंतहाई मशहूर व मारूफ किताब है जो सीएसएस के स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। ये है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये आप किताब देख रहे हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये सैयद सादत अली शाह की ये बुक लिखी हुई है। तो ये वाली जो किताब है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंतहाई मुफीद है। ये किताब आप खरीद कर सकती हैं, ये कहीं से भी मिल जाएगी आपको, ये बुक स्टोर पे अवेलेबल होती है। ये मशहूर और मारूफ किताब है, इसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल जो ट्रेंड में बुक शामिल है, आजकल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, वो ये वाली बुक है। ये है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसका राइटर है हाफिज करीम दाद चुगताई। तो ये वाली बुक भी इंतहाई इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप ये बुक भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। डायलन का एक बुक है, ऐसे पे या प्रेसी पे मुख्तलिफ किताब से हैं, ये इंग्लिश राइटर है डायलन। उसके अलावा आप अमेरिकन स्कूल इंग्लिश ग्रामर बुक आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी किताबें हैं। ये मेरे पास सीएसएस के लिए ये हमारे पास एक बुक है, ये इंतहाई पुराना किताब है। ये कब का किताब है, ये 1976 का ये बुक है। तो आप ये पुराने किताबों को भी फॉलो कर सकते हैं। ये सीएसएस का बुक है। ये मेरे पास 1981 का बुक है। तो इस तरह की किताबें जो पुरानी हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वर्ल्ड टाइम्स पब्लिकेशन की जो सीएसएस के बुक्स हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वर्ल्ड टाइम का जो मैगजीन आता है आप उसको भी रीडिंग करें, और उसके साथ साथ आप दूसरी जितनी भी सीएसएस की किताबें हैं, डॉगर्स की किताबें हैं, वर्ल्ड टाइम्स पब्लिकेशन की किताबें हैं, आप उनको पढ़ें। तो इंशाल्लाह ताला ये जो मसला है ये आपका हल हो जाएगा। आपका किसी किस्म का भी सवाल हो तो आप सवाल मुझे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।